हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने इसके फोल के बारे में। ठीक है, तो मैं इसके फोल का एक मॉडल लिया हूं। मैं चाहता हूं कि एक मॉडल के माध्यम से आप लोगों को इसके फोल का कॉन्सेप्ट समझाएं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके फोल क्या होता है। तो इसके फोल का डेफिनेशन यूँ है कि इसके फोल इज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट इज इरेक्टेड टू वर्क एट हाइट और एक्सेस एट हाइट। कहा जाता है कि इसके फोल एक ऐसा टेम्पररी स्ट्रक्चर है, यानी ये हमेशा रखा नहीं जाता है। इसको कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो इसको हटा लिया जाता है, इसलिए इसको टेम्पररी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, इसके बनाने का पर्पस होता है कि हम लोग ऊंचाई पे काम करें या ऊंचाई पे चढ़ें, यही दो पर्पस से इसको बनाया जाता है। अगर हम बात करें हैज़र्ड्स की, तो इसमें कुछ हैज़र्ड्स हैं जो कॉमनली हम आपको बता देते हैं, जैसे इसके फोल का कोलैप्स हो जाना, है ना, फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, यानी कोई आदमी ऊपर चढ़ के काम कर रहा है वो उसका गिर जाना, मटेरियल का गिर जाना। ठीक है, ये सारे जनरली हैज़र्ड्स होते हैं। या फिर इलेक्ट्रिक्यूशन का होना, यानी जो इसके फोल की ऊंचाई पे चढ़ के काम कर रहे हैं और ऊपर से बिजली का तार गया हो तो उस तार के चपेटे में आकर, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक का लग जाना। तो जनरली ये सारे हैज़र्ड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे बचने की। इसके फोल कोलैप्स ना हो, इसके लिए इसके फोल जब इरेक्शन किया जाता है, इसके फोल को जब इरेक्ट यानी बनाया जाता है, खड़ा किया जाता है, तो कॉम्पिटेंट वर्कर के थ्रू हमको बनवाना चाहिए और एक कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र की निगरानी में हमको इसके फोल को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। इसके फोल बनने के बाद एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। फिर अगर ये सेफ पाया जाता है तभी इसको यूज़ करना चाहिए। तो ये सब बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो डेफिनेटली इसके फोल कोलैप्स नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉल ऑफ मटेरियल की। तो फॉल ऑफ मटेरियल जो होता है उसमें दो रीजंस होते हैं। एक तो ये होते हैं कि कुछ टूल्स जो होते हैं ना, जो यूज़ किया जाता है वो हाथ से छूट जाता है, तो टूल्स को लॉक करने के लिए एक वायर आता है या एक रॉप आता है, टूल से हाथ में उसको लॉक कर दिया जाता है ताकि कुछ काम कर रहे हैं उस दौरान वो टूल हाथ से अगर निकलता है तो आपको क्या करेगा, हाथ में जो आपका वायर लगा हुआ है या रस्सी जो लगी हुई है उससे वो टंगा के रह जाएगा, लटक जाएगा। तो इस तरह से वो जो टूल्स नीचे गिरने वाला था वो नहीं गिरेगा। दूसरी बात, अगर लूज मटेरियल आप लेके इसके फोल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये टो बोर्ड, टो गार्ड, टो रेल जो ये है, इसको लगाना है। अगर इसको लगाएंगे तो लूज मटेरियल को नीचे गिरने नहीं देगा। इस तरह से मटेरियल का फॉलिंग को हम रोक सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फॉल ऑफ पर्सन की, जो एक हैज़र्ड है। तो फॉल ऑफ पर्सन को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम रेलिंग प्रॉपर यूज़ करें। साथ ही साथ हम जो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम होता है, जिसको हम लोग सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, उसको यूज़ ज़रूर करें। अगर कोई वर्कर किसी कारण से वो अगर गिरने लगता है या गिरता है तो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम यानी फुल बॉडी हार्नेस जो होता है उसके माध्यम से वो टंगा जाएगा और इस तरह से वो हाइट से नहीं गिरेगा। इलेक्ट्रिक्यूशन हैज़र्ड से बचने का तरीका ये है कि हम लोग कम से कम 5 मीटर डिस्टेंस को क्या करें, मेंटेन करें। यानी 5 मीटर वायर से हमारा जो वर्क का हाइट है, ये सरफेस नहीं, आपका हाइट कितना जा रहा है। सपोज हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम हाथ ऊपर कर रहे हैं तो देखिए मेरा हाथ पंखा से कितना करीब हो गया। ठीक है, सपोज ये पंखा जो है ना आपका इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक, तो हमको ये देखना है कि मेरा हाथ और उस वायर में कितनी दूरी है, ये क्लियरेंस रखना चाहिए। ये 5 मीटर, ये नहीं कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 5 मीटर नहीं, आपकी हाइट जो है वो कहाँ तक जा रही है, वर्क कर रहे हैं कहाँ तक जा रहा है। सपोज कोई पाइप वगैरह उठा रहे हैं या कुछ मटेरियल है, रॉड वगैरह है, वो उठा रहे हैं, वो खड़ा करने पर कितना जा रहा है, उससे उस इलेक्ट्रिक वायर की दूरी कम से कम 5 मीटर क्लियरेंस होनी चाहिए। वरना आप शट डाउन ले लीजिए, बिजली का जो तार है उसको कट ऑफ कर दीजिए, बिजली काट दीजिए, या फिर इंसुलेटेड आपको करना पड़ता है। ये सब हमारे क्या होते हैं, सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जब भाई हम लोग इसके फोल कहीं भी बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता ये है कि ये इसके फोल जो हम बनाने जा रहे हैं किस काम के लिए बनाने जा रहे हैं, पर्पस क्या है इस इसके फोल को बनाने का। ठीक है, पर्पस में ये देखा जाता है कि हमारा वर्क जो होगा लाइट ड्यूटी होगा, हैवी ड्यूटी होगा, समझ रहे हैं। अगर लाइट ड्यूटी है, सपोज थोड़ा मोड़ा पेंटिंग वेंटिंग का काम है, इलेक्ट्रिक का काम है, ठीक है, या कहीं वायर वगैरह ख़राब हो गया उसको सही करना है, या कहीं
ग्लास वगैरह की सफाई करनी है, तो लाइट ड्यूटी में क्या होता है, 1 से 2 आदमी चढ़ते हैं, तो लाइट ड्यूटी स्केफोल्ड में ज़्यादा हम लोड नहीं दे सकते हैं। अगर हम हैवी ड्यूटी स्केफोल्ड बना रहे हैं, यानी हैवी ड्यूटी वाला काम हो रहा है, तो स्केफोल्ड को जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि हमारा पर्पस क्या है, किस तरह का काम हो रहा है, हैवी ड्यूटी हो रहा है या लाइट ड्यूटी। अगर हैवी ड्यूटी हो रहा है तो जब भी स्केफोल्ड हम बनाएंगे तो हैवी ड्यूटी के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको हमको फॉलो अप करना होगा। उसके बाद जिस जगह पे स्केफोल्ड बनने जा रहा है, जो ज़मीन आप चुन रहे हैं स्केफोल्ड के लिए, उस ज़मीन की क्या करनी पड़ती है, हमको इंस्पेक्शन करनी पड़ती है कि वो ज़मीन हमारा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। यानी स्केफोल्ड जब हम बनाएंगे, एक स्केफोल्ड का लोड होगा, स्केफोल्ड पर जो मटेरियल लेंगे उसका लोड होगा, जो लोग उस पर चढ़ेंगे काम करने के लिए उसका लोड होगा। ये तीनों लोड को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे क्या वो ज़मीन उस लोड को बेयर कर सकता है या नहीं। क्योंकि एक हैज़र्ड ये भी होता है कि जिस ज़मीन पर आप स्केफोल्ड बनाए हैं वो ज़मीन क्या हो जाए, धंस जाए, या वहाँ की मिट्टी खिसक जाए, या वो वहाँ की मिट्टी बहुत लूज़ हो और स्केफोल्ड अंदर चला जाए, तो इस तरह से भी स्केफोल्ड क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। जब हम वो उसको चेक कर लेंगे तो सबसे पहले जितने एरिया तक हमारा स्केफोल्ड बनेगा उससे और 2-4 मीटर ज़्यादा अनवांटेड जितने भी मटेरियल है उसको पहले क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, हाउसकीपिंग अच्छे से करना पड़ता है। करने के बाद ठीक है, उस एरिया को बैरिगेड कर देना पड़ता है। ठीक है, बैरिगेड करने के बाद फिर कॉम्पिटेंट वर्कर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्केफोल्ड बनाना शुरू करते हैं। स्केफोल्ड जब हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे नीचे जो हम लोग रखते हैं, जैसे थर्माकोल के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, सबसे नीचे जो रखा जाता है इसको कहा जाता है क्या, सील बोर्ड। ठीक है, मड सील। ठीक, तो या इसको प्लैंक, सोल बोर्ड भी इसको कहा जाता है। जो ये प्लैंक है, जो पटरा है, ये जो दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि ज़मीन के ऊपर क्या है, थोड़ी सी मजबूती बनी रहे। ठीक है, इस मजबूती को मेंटेन करने के लिए हम लोग सील बोर्ड या मड सील का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा स्क्वायर में होना चाहिए, इतना होना चाहिए थोड़ा सा, जो आपका बेस प्लेट ये लगेगा उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो 150 × 150 mm भी अगर आप थोड़ा सा बढ़ा के रख रहे हैं तो एनफ है। यहाँ कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ कितना चौड़ा देना चाहिए। नियम जो है वो तो खैर अपनी जगह पे है, बट अपना कॉमन सेंस आपको लगाना है कि कितना बड़ा हम दें। तो कम से कम अगर आप 4-5 इंच भी चारों तरफ अगर ये सोल बोर्ड या मड सील को बढ़ा के रखते हैं, फिर उसके ऊपर बेस प्लेट रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बेस प्लेट रखते हैं, जैसा कि ये दिखाया गया कि एक बेस प्लेट है। बेस प्लेट के चारों कोने में क्या होते हैं, है ना, होल होते हैं। यहाँ हमको स्क्रू कर देना चाहिए, यानी कील ठोक देना चाहिए इस मड सील पे, यानी जो लकड़ी पे। ठीक, उसके बाद इसके ऊपर हमारा ये स्टैंडर्ड आता है। ठीक, ये स्टैंडर्ड आने के बाद हमारा ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, किकर लिफ्ट है। इसको किकर लिफ्ट कहते हैं। ये देख रहे हैं चारों तरफ से, ये हमारा क्या है, किकर लिफ्ट है। किकर लिफ्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड क्या हो, प्रॉपर बना रहे। ठीक है, वो इधर उधर कोलैप्स ना करे, इधर उधर बकलिंग ना करे या आउट ना हो, इसको जकड़न बना रहे, स्टिफनेस बना रहे इसमें, इसलिए हम लोग ये किकर लिफ्ट हम लोग लगाते हैं। फिर हम लोग ऊपर निकलते हैं। ऊपर निकलने पर हमारा ये जो होता है, फिर इसको चारों तरफ से हम लोग ये पाइप के माध्यम से हम लोग कसते हैं। इसको लेज़र या रनर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद और हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये रनर या लेज़र ये कंटिन्यू आपका जाता रहेगा जब तक स्केफोल्ड ऊपर बढ़ता रहेगा, हाइट उसकी बढ़ती रहेगी, तो ये लेज़र या रनर ऐसे ही ऊपर बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है कि जहाँ हमारा अब प्लेटफॉर्म बनने वाला है, ठीक है, जिस पर हम पटरा रखने वाले हैं, पटरा रखकर जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो वाला जो हमारा पाइप होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बियरर कहते हैं। ठीक है, बियरर या ट्रांसम भी कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारा सबसे नीचे अगर ये लगाते हैं चारों तरफ से स्टिफनेस बनाने के लिए, मजबूती बनाने के लिए, ताकि ये पाइप अपनी जगह पे क्या रहे, स्टेबल रहे, तो इसको हम लोग बेस लिफ्ट या किकर लिफ्ट कहते हैं। यही चीज़ 2 मीटर हाइट तक जाकर के एक फिर लेना पड़ता है, तो इसका नाम फिर रनर या रेजर हो जाता है। और ये कंटिन्यू होता रहेगा, ये रनर या रेजर जो है कंटिन्यू लगता रहेगा, जितना हाइट स्केफोल्ड जाता जाएगा ये लगता रहेगा।
तो सपोज हमने अभी यहाँ एक ही दिखाया, ज़्यादा हाइट का नहीं बनाया क्योंकि मॉडल है। जिस पर पटा रखते हैं उसको बेरर या ट्रांसम कहते हैं। ठीक है, चीज़ सेम है लेकिन जगह बदल गई तो नाम बदल गया। एक चीज़ और है, देखिए ये सारे पाइप्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनकी जगह के हिसाब से नाम क्या होता है, अलग अलग होता जाता है, नाम अलग अलग बदलता जाता है। जैसे एक कपड़ा है, एक कपड़े को काट कर आप पैंट बना लेते हैं तो पैंट नाम हो जाता है। उसी कपड़े से शर्ट बना लेते हैं, उसी कपड़े को काट कर आप बंडी बना लेते हैं, उसी कपड़े से आप रूमाल बना लेते हैं। कपड़ा सेम है, जैसे जैसे उसका क्या करते हैं, यूजेस आप अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं तो उसका नाम बदल जाता है। इसी तरह ये सारे को खोल के आप निकाल के रख दीजिएगा ज़मीन पे तो सब क्या हो जाएंगे, पाइप हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इसको आप सेट करते जाते हैं तो इसका अपना अपना नाम होता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बियरर। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीचे जो हमारा है नीचे, ठीक है, इसको इंटरमीडिएट बियरर कहा जाता है। ठीक है, इसको बीच में भी दिया जाता है ताकि जो पटरा या प्लैंक है वो दबे नहीं, लबे नहीं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टो बोर्ड है या टो गार्ड, जो लूज मटेरियल है उसको गिरने नहीं देता है। ठीक है, ये तभी लगाना ज़रूरी है जब आप लूज मटेरियल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तब, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मिड रेल है जिसको हम लोग नी रेल भी कहते हैं, यह 1/2 मीटर यानी प्लेटफॉर्म से 1/2 मीटर की ऊंचाई पर ये लगता है। ठीक, उसके बाद ये टॉप रेल है, टॉप रेल ऑलमोस्ट 1 मीटर हाइट पर लगती है। तो ये मिड रेल, टॉप रेल 100% कंपलसरी है लगाना, इसको लगाना ही पड़ेगा। टो बोर्ड या टो रेल या टो गार्ड 3 नाम है इसका। इसके लिए हम बताएं कि अगर लूज मटेरियल है तो ही लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं, बट मिड रेल और टॉप रेल लगाना ज़रूरी है। ये दोनों जो हमारा रेल है, ये रेलिंग सिस्टम जो है, ये फॉल ऑफ पर्सन को क्या करता है, रोकता है, किसी भी आदमी को ऊपर से नीचे गिरने नहीं देता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी, ये जो तिरछा आप दिख रहा है आपको, इसको हम लोग ब्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, डायगोनल ब्रास इसको कहा जाता है, ये हमारा डायगोनल ब्रास है। ठीक है, ये डायगोनल ब्रास है। अब इधर हम देखेंगे एक हमारा और ब्रास लगा है। ठीक है, ये भी हमारा ब्रेसिंग है। ठीक, तो ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, ब्रेसिंग का यूज़ करते हैं। ब्रेसिंग का वो यूज़ क्यों किया जाता है, ब्रेसिंग का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि इसके फोल को बकलिंग नहीं होने देता है, या इसके फोल क्या होगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, वो कोलैप्स नहीं करेगा, वो इधर उधर हिलेगा डोलेगा नहीं। तो कड़ापन बनाने के लिए, इसके फोल के अंदर स्टिफनेस बनाने के लिए, ठीक है, हम लोगों को क्या है, ब्रेसिंग लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके लैडर की। ये हमारा लैडर होता है, ये लैडर हमारा क्या होता है, इसके फोल पे चढ़ने के लिए। ठीक है, लैडर हमको यूज़ करना ज़रूरी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, इसके फोल बना लिए हैं तो इसके ये जो पार्ट्स हैं ना, इसी पर लटक लटक के मंकी के तरह, बंदर के तरह लटक लटक के चढ़ जाएंगे। ये हमारा गलत मेथड होता है, गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से लटक के चढ़ने से एक तो पहली बात गिरने का चांसेस है, गिरेंगे हाइट से तो है ना, सीरियस इंजुरी, हेड इंजुरी, है ना, फ्रैक्चर बोन, ब्रोकन बोन, ये सब के चांसेस तो होंगे ही। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इसके फोल के पार्ट्स हैं ना, वो लूज हो जाएंगे और अचानक कोलैप्स कर सकता है ड्यूरिंग यूज़। इसीलिए जब भी हम लोग इसके फोल पर चढ़ेंगे तो हम लोग को लैडर का ही प्रयोग करना है। ठीक है, लैडर जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इस तरह से लैडर का प्रयोग करना है। विदाउट लैडर हम कभी भी इसके फोल पर नहीं चढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि जहाँ जहाँ 2 कंपोनेंट आकर के टच किया है तो दोनों कंपोनेंट को कसने के लिए, बांधने के लिए हम लोग कपलर का यूज़ करते हैं। तो आप हर जगह देख सकते हैं ये कपलर है, इसको कपलर कहा जाता है। कपलर जनरली 3 तरह का माना जाता है। एक हमारा है राइट एंगल कपलर, एक है हमारा एसवाइवल कपलर, एक हमारा पुटलॉक कपलर। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो राइट एंगल कपलर। जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ आपको राइट एंगल कपलर यूज़ करना है। और जो हमारा पुटलॉक कपलर होता है, ठीक है, तो सॉरी एसवाइवल कपलर होता है, वो 360 डिग्री पर चलता है। तो 90 डिग्री से कम या ज़्यादा में जो होता है तो वहाँ हम लोग एसवाइवल कपलर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जहाँ जहाँ 2 पाइप टच हो रहा है वहाँ कपलर आपको लगाना है। बिना कपलर के पाइप नहीं कसाएगा। तो ये सब हमारे कपलर्स हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा, है ना, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इसके फोल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।